नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं मराठी में प्रतिपक्ष नाम का चैनल चलाता हूँ पहले से। पिछले 3-4 साल से वही बीच बीच में मैं हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन उसका एक बेस तैयार होने के कारण मैंने प्रतिवाद ये अलग हिंदी विश्लेषण के लिए अलग यूट्यूब चैनल बनाया है। जो मेरा सिर्फ हिंदी सुनना चाहते हैं वो मेहरबानी करके प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। अब आज के विषय पर दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है, तूल पकड़ा है कि अब इसके आगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है, क्योंकि इनकी बुरी हालत हो गई। बुरी हालत हो गई। लोकसभा में बच गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो गया। आप थोड़ा ढंग से आंकड़े समझने की कोशिश करें। उद्धव ठाकरे के सिर्फ 20 एमएलए विधानसभा में चुनकर आए, और पूरे महाराष्ट्र से जो 20 एमएलए उद्धव ठाकरे के चुनकर आए, उसमें आधे यानी 10 सिर्फ मुंबई के हैं। और मुंबई यानी मुंबई में जो 36 एमएलए चुने जाते हैं उसमें 10, और बाकी जो महाराष्ट्र है उसमें 10। यानी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या उनके पिताजी का जो करिश्मा था वो उद्धव ठाकरे ने कितना मिट्टी में मिला दिया, ये आप समझ सकते हो। तो इसलिए उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है, इस पर अगर चर्चा हो रही है तो उसका कारण आपकी समझ में आ सकता है कि इन्होंने पार्टी और पिता की विरासत का कैसे सत्यानाश कर दिया। तो ऑब्वियस है कि क्या सिर्फ जो शिवसेना 1990 तक मुंबई और ठाणे तक सीमित थी, फिर वापस आकर कम से कम 35 साल बाद वही शिवसेना अब मुंबई में और मुंबई तक सीमित हो जाएगी। 66 में बनी शिवसेना 90 तक यानी अगले 24-25 साल तक मुंबई ठाणे तक सीमित थी। ना पूना नासिक में भी शिवसेना को दबदबा था। 20 साल के बाद आहिस्ते आहिस्ते शिवसेना महाराष्ट्र में फैलते गई, और वहां से लेकर आज तक शिवसेना का दबदबा था। तो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो उद्धव के पास बची हुई शिवसेना है, उसका पिता से मिला हुआ जो विरासत थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि फिर शिवसेना मुंबई तक आकर ही रुक गई है। हाँ, सिर्फ एक उधर ऐसे कुछ कोकण कोकण में सिर्फ उनका एक एमएलए चुनकर आया, भास्कर जाधव। तो चर्चा होगी कि इनका भविष्य क्या है। जिस कोकण से 15 से ज्यादा 20 एमएलए बीजेपी शिवसेना के चुनकर आते थे, वहां से सिर्फ एक चुनकर आया है। ठाणे जिले में हम यही हालत देख सकते हैं। बिखरे हुए, कोई एक नॉर्थ महाराष्ट्र से, कोई मराठवाड़ा से एक दो, वेस्टर्न महाराष्ट्र से एक दो, 10 पूरे महाराष्ट्र में बिखरे। वही हालत एक तरीके से शरद पवार की हो गई है। जो शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और माने गए हैं, उनकी पार्टी 16 एमएलए तक सीमित हो गई है। जिसको पवार का गढ़ माना जाता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, उधर भी इनकी ताकत नहीं दिखाई दी। कोल्हापुर, सातारा, सांगली, पुणे, सोलापुर, ये जो 5 जिले हैं, वहां तो शरद पवार की असली ताकत है, जिसको शुगर बेल्ट बोला जाता है, वही उनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो वो 16 तक आकर रुक गए। तो इनका भविष्य क्या है, इस पर चर्चा जरूर होगी। ये क्या भविष्य है मैं नहीं जानता। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि इनका भविष्य आज ही कह दूं। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बात है, दूसरी भी एक चर्चा इसी पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है। वो ये है कि क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होने के बाद अब उद्धव ठाकरे की नजरें बीएमसी पर यानी मुंबई के नगर महानगर निगम पर है।
और शुरू से शिवसेना की ताकत मुंबई के नगर निगम पर थी और उसी से उनको ताकत मिलती थी, उसी से उनका संगठन खड़ा हुआ। उस संगठन के आधार पर पूरे महाराष्ट्र में बाला साहब की शिवसेना फैलती गई थी। तो हुआ यह है कि पूरा महाराष्ट्र कब्जा करने निकले थे उद्धव ठाकरे, लेकिन अब यह हालत हो गई है कि मुंबई भी हाथ में बचेगी कि नहीं, उस पर सवालिया निशान लग गया है। और कम से कम मुंबई का मेयर तो लाए, ये हालत हो गई है। और ऐसे में चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र में फैली उसका सबसे बड़ा कारण शिवसेना ने 89 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, अलायंस गठबंधन बनाया, युति बनाई थी। तो युति टूट गई है और जो घड़ा एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना का गया था, उसने बीजेपी से फिर से हाथ मिलाया और वो पूरी ताकत से महाराष्ट्र भर में चुनकर आए। उद्धव ठाकरे 20 में बच गए और एकनाथ शिंदे के 57 एमएलए बन गए। तो अब बीजेपी को उद्धव की जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि शिवसेना चलाने के लिए ठाकरे नाम की जरूरत नहीं बची। जो बाला साहब ठाकरे की विरासत थी, उसको आनंद दिघे की विरासत जोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाकर एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी शिवसेना अब कब्जा कर ली है और उद्धव ठाकरे के 20 एमएलए बचे भी है, संगठन नहीं बचा है। उनको लोकसभा के बाद एक समझ में आ गया कि अगर मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, राजनीति में और चुनाव में टिके रहना है तो मुस्लिम वोट पर निर्भर होना पड़ेगा। और इसलिए पिछले 6 महीने से उद्धव ठाकरे मुस्लिम हृदय सम्राट हो गए, उनका मजाक उड़ाया जाए। सोशल मीडिया में उद्धव का मजाक उड़ाया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट थे और बेटा मुस्लिम हृदय सम्राट बन गया। क्योंकि वक्फ के मामले में उद्धव ठाकरे आउट ऑफ द वे जाकर मुस्लिमों का समर्थन तुष्टिकरण करने आगे बढ़ गए, क्योंकि उनकी नजर विधानसभा चुनाव पर थी। जैसे लोकसभा में मुस्लिम कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट बैंक ने उनकी इज्जत बचाई थी, वैसे ही विधानसभा में मुस्लिमों का वोट मिले, इसलिए उद्धव ठाकरे मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पर निकल पड़े थे। लेकिन विधानसभा में उनकी अकल ठिकाने आ गई, मुस्लिम वोटर ने ही उनकी अकल ठिकाने लगा दी कि भैया बार बार तो हम आपको नहीं वोट करेंगे। जहां हमारी मुस्लिमों का तुष्टिकरण करने वाली ओरिजिनल पार्टी है, वो कांग्रेस होगी, वो समाजवादी पार्टी होगी, या अपनी मुस्लिमों की खास ओवैसी की पार्टी होगी, तो हम उनके पास चले जाएंगे। दलित वोटर ने ये बता दिया कि अगर हमारे रिपब्लिकन पार्टी के हो, वंचित बहुजन आघाड़ी के हो, वो कैंडिडेट हो गए तो हम शिवसेना को वोट नहीं देंगे। ये जब अकल ठिकाने आ गई तो अब उद्धव ठाकरे ने अपनी नजरें बीएमसी पर यानी मुंबई महानगर पालिका पर गड़ाई है और इसलिए म्युनिसिपालिटी महापालिका चुनाव जीतना है, बीएमसी जीतनी है, तो फिर से पिता के रास्ते पर यानी हिंदुत्व के रास्ते पर आना पड़ेगा। और वो हिंदुत्व शरद पवार का नहीं, राहुल गांधी का हिंदुत्व नहीं, बल्कि बाला साहब का हिंदुत्व और आरएसएस का जो हिंदुत्व है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की खिलाफत करता है, ऐसे हिंदुत्व पर वापस आना चाहिए। ये समझ में आ गया और उद्धव ठाकरे वापस हिंदुत्व के रास्ते पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए चर्चा शुरू हो गई है, क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के साथ आएंगे। ये चर्चा करने से पहले एक समझना जरूरी होता है, जब जब बीजेपी शिवसेना के साथ, बाला साहब के साथ या उद्धव के साथ चली गई थी, जब शिवसेना अखंडित थी, उस वक्त बीजेपी की भी जरूरत थी कि शिवसेना का साथ ले। अगर हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है तो हिंदुत्व के सारे फोर्सेस साथ लेने पड़ेंगे। और इसीलिए जब जब जरूरत थी बीजेपी शिवसेना के पास चली गई थी, मातोश्री पर चली गई थी,
बाला साहब से मिलने बीजेपी के बड़े बड़े नेता मातोश्री पहुंच जाते थे, और उद्धव ठाकरे के लिए भी अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या वेंकैया नायडू हो, लगातार बार बार मातोश्री पर जाते थे। लेकिन क्यों जाते थे? उनको ठाकरे और शिवसेना की जरूरत थी। अब अगर वो शिवसेना उद्धव के पास बची ही नहीं, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली गई है, जिसका कब्जा और जो जिसकी मालिकी अगर एकनाथ शिंदे के पास चली गई है, तो क्यों मातोश्री पर जाए? हम जाएंगे तो एकनाथ शिंदे के निवास पर जाएंगे। और ये हमने सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता एकनाथ शिंदे के निवास पर चले जाते थे। जब देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का नेता चुना गया, ग्रुप लीडर चुना गया, हाईकमांड ने आशीर्वाद दे दिया, तो एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के निवास पर चले गए थे। तो बात साफ हो गई कि आज बीजेपी को उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे उस शिवसेना के नेता नहीं रहे जो शिवसेना हिंदुत्व पर चलती थी, और जो शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट के बेटे चलाते थे। आज के उद्धव ठाकरे शरद पवार के शायद भतीजे या भांजे बन गए, लेकिन बाला साहब के बेटे नहीं बचे। तो जब फिर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर जब चर्चा करते हैं हम, तब एक बात भूलना नहीं चाहिए कि क्या बीजेपी को उद्धव की जरूरत है? बीजेपी को बाला साहब की भी जरूरत नहीं थी, बीजेपी को उद्धव ठाकरे की भी जरूरत नहीं थी, ठाकरे की जरूरत नहीं थी। बीजेपी को जब जब जरूरत थी तो वो शिवसेना की जरूरत थी, हिंदुत्व की आक्रामक पार्टी जो थी उसकी जरूरत थी। और उसके सबसे बड़े सुप्रीमो अगर बाला साहब होते हैं या उद्धव ठाकरे होते हैं, तो उनके पास जाना जरूरी होता है, ना कि व्यक्ति के पास, बल्कि उस फोर्स के पास। तो बाला साहब अपने आप में हिंदुत्व का एक फोर्स थे, और इसीलिए बीजेपी उनके पास जाती थी, उनको साथ लेना चाहती थी। तो ठाकरे नाम की व्यक्ति उसके पीछे नहीं पड़े थे। ठाकरे नाम का जो हिंदुत्व का फोर्स है, जो उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया, और वो मुस्लिम हृदय सम्राट बन गए, जनाब उद्धव ठाकरे बन गए, तो क्या आज ऐसे किसी की जरूरत बीजेपी को बची है? बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधानसभा में तगड़ी सीटें हासिल की है, तो हिंदुत्व के नाम पर की है, जिसकी खिलाफत उद्धव ठाकरे करते थे। ऐसे उद्धव ठाकरे के साथ जाना क्या जरूरी है बीजेपी के लिए? अगर नहीं है तो उद्धव ठाकरे के पास बीजेपी क्यों जाएगी, या उद्धव ठाकरे को अपने साथ क्यों लाएगी? हाँ, फिर भी एक मुद्दा चर्चा होना जरूरी है। वो मुद्दा यह है कि शायद ओपनली, पब्लिकली, जाहिर सभा में या तो मुलाकात में नरेंद्र मोदी जो देश के पंतप्रधान है, प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बात पब्लिकली बोल दी है कि बाला साहब की मेहरबानी, उपकार मैं जानता हूं, मानता हूं, और इसलिए अगर बाला साहब का बेटा किसी संकट में हो तो उसको मदद करना मेरा फर्ज बनता है। अगर उद्धव ठाकरे किसी भी संकट में हो तो मैं यानी नरेंद्र मोदी उनकी मदद जरूर करूंगा। इसका अर्थ ये होता है कि अगर उद्धव ठाकरे संकट में है तो नरेंद्र मोदी उनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन मदद करना एक बात होता है, एक बात होती है, और दूसरे किसी को विश्वास देकर अपने ही खिलाफ खड़ा करना, ये दूसरी बात होती है। 2014 से लेकर आज तक यानी 2019 तक 5 साल उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ाने की मदद मोदी जी और बीजेपी ने की थी।
नारायण राणे और राज ठाकरे पार्टी से निकल जाने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की बहुत दुबली हो गई थी। बाला साहब का देहांत हो गया था और उद्धव ठाकरे के पास पूरी लड़ाई आगे बढ़ाने वाले लीडर तक नहीं बचे थे। ऐसे समय में शिवसेना 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर से उभर कर सामने आ गई, तो वो मोदी लहर का फायदा उनको मिला था। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना दुबली पतली हो गई थी, उसको सशक्त बनाने वाले कौन थे? नरेंद्र मोदी ही थे। महाराष्ट्र में पहली बार उद्धव ठाकरे के 18 एमपी लोकसभा में चुनकर आए, 2014 हो या 2019 हो, उसका कारण नरेंद्र मोदी था। मोदी की लहर थी। लेकिन ताकत देने के बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने दगाबाजी की है, उसी मोदी और शाह को फंसाने की, घात करने की कोशिश, उसी ताकत से, जो ताकत उन्होंने दी थी, उससे उद्धव ठाकरे ने दगाबाजी अगर की है, तो क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह फिर से उद्धव ठाकरे को वो ताकत देंगे, वो शक्ति देंगे, इतना सशक्त बनाए कि अपने ही सामने टांग उठाकर अपने को दिखाई दे? तो दोस्तों, एक बात समझना जरूरी होता है, किसी को मदद करना एक बात होती है, संकट में मदद करना एक बात होती है, और उसको कल उठकर अपने ही सामने दुश्मन होकर खड़ा हो, इतना सशक्त बनाना अलग बात होती है। तो यह समझना जरूरी है कि जब मोदी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे संकट में हो गए, तो उनको मैं मदद करूंगा क्योंकि मेरा फर्ज है। मैं बाला साहब ठाकरे की मेहरबानी, उपकार मानता हूं, उनका ऋणी हूं, तो उनको बेटे को मदद करना, उनकी बेटे को मदद करना मोदी का फर्ज है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन मदद और दुश्मन खड़ा करना, इसमें फर्क होता है। आप अपनी दिमाग से सोचो, भाऊ की बात अलग रखो, पूरी राजनीति अलग रखो, और आप उद्धव ठाकरे ने जो पिछले 5 साल में राजनीति की है, वो अपनी आंखों से और अपनी दिमाग से समझने की कोशिश करो। क्या जो विश्वास उद्धव ठाकरे ने खत्म कर दिया, मार दिया, मिट्टी में मिला दिया, जिस विश्वास से नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को मदद की थी, वो ताकत बीजेपी से लेकर उद्धव ठाकरे शरद पवार की मदद करने निकले, कांग्रेस की मदद करने निकले, और किस लड़ाई में? जो बीजेपी के खिलाफ की लड़ाई थी। वो एक बात साफ है, राजनीति में मदद करना एक बात होती है, लेकिन अपने दुश्मन खुद ही खड़े करना ना, इसको मदद नहीं करते, उसको मूर्खता करते। और मोदी और शाह इतने भी मूर्ख नहीं है कि आज जब अपनी ही दगाबाजी का नुकसान, जहर उद्धव ठाकरे रो रो कर पी रहे हैं, तो उनको पहले जैसा सशक्त बनाना बीजेपी की जरूरत है नहीं। और इसलिए उद्धव ठाकरे जरूर बीजेपी के साथ आना चाहेंगे, क्योंकि उनको जो गवाई हुई ताकत है, शक्ति है, वो वापस चाहिए। और वो तो शरद पवार और कांग्रेस से मिलने से रही। तो ताकत कमाने के लिए उनको बीजेपी के साथ आना जरूर लगता है, तो गलत नहीं है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे को ताकतवर बनाना, ये क्या बीजेपी की जरूरत है? सोचिए, आप अपना जवाब ढूंढ सकते हैं कि क्या फिर से उद्धव बीजेपी के साथ आएंगे, और आएंगे तो क्या बीजेपी उनको अपने साथ संभाल पाएगी, साथ दे सकती है, हाथ मिला सकती है? आप सोचिए, आप उसका जवाब ढूंढिए। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।